नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, करंट अफेयर की जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और बात करते हैं इस सीरीज़ की अगली कड़ी में। देखिए, प्रश्न है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22, ठीक है? इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? NERDSDGI, ठीक है? अब देखिए, इस सूचकांक को जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, यानी ये जो सूचकांक जारी किया गया है, यह सूचकांक जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, साथ ही साथ नीति आयोग और साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है? तीन लोगों द्वारा क्या किया गया है? यह सूचकांक जारी किया गया किसके किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा, प्लस नीति आयोग द्वारा, प्लस जो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास मंत्रालय है उसके द्वारा यह क्या किया गया है? यह सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शामिल किया गया उन पूर्वोत्तर राज्यों के, ठीक है, 7 सिस्टर, जो पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर है, प्लस एक सिक्किम को शामिल कर लिया गया, यानी 8 राज्यों को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया है, ठीक है? और इन 8 राज्यों के जो जिले हैं, उन जिलों के प्रगति को देखा गया कि जो जिला है वह सतत विकास में किस प्रकार के अपने योगदान दे रहे हैं, ठीक है? अब इसमें जो प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसमें 84 संकेतक, कितने संकेतक? 84, यानी 84 संकेतक को और 15 वैश्विक लक्ष्यों को क्या किया गया? शामिल किया गया, यानी 15 जो वैश्विक लक्ष्य हैं उनको शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि 8 राज्यों के जो जिले हैं उन्हीं जिलों को इसमें शामिल किया गया। 8 राज्य कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर राज्य: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। और साथ ही साथ इसमें किसको शामिल कर लिया गया? सिक्किम को। कहा जा रहा है कि इनके जो जिले शामिल किए गए हैं सतत विकास के लिए, तो इनके जिलों में सबसे बेस्ट जो जिला है वो पूर्वोत्तर सिक्किम जिला है, ठीक है? इन लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है वो सिक्किम जिला किया है, और सबसे खराब जो प्रदर्शन किया है ये किफिरे जिला किया है, किफिरे जिला। और ये किफिरे जिला जो है ये नागालैंड का जिला है। कहाँ का जिला है? नागालैंड का जिला है। कौन सा जिला? किफिरे, किफिरे जिला किसका जिला है? नागालैंड का। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला किफिरे जिला नागालैंड, और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पूर्वोत्तर सिक्किम जिला, ठीक है, सिक्किम का। कहा जा रहा है कि जो सिक्किम और त्रिपुरा है, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले, ठीक है, वो अग्रणी सूची में क्या है? शामिल है। अग्रणी सूची उसे कहा जाता है कि जो क्या कर रहा है? अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक है? यानी अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिला, क्षेत्र, उनको क्या किया जाता है? उनको अग्रणी सूची में शामिल किया जाता है। तो सिक्किम और त्रिपुरा के जो सभी जिले हैं उनको अग्रणी सूची में शामिल किया गया है, यानी सिक्किम और त्रिपुरा के जितने भी जिले हैं वो क्या कर रहे हैं? अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। और अच्छे प्रदर्शन करने वाले सूची में अगर देखा जाए तो 34 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल हैं? 34 जिले। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक है? और ये जो विधानसभा चुनाव हुआ, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में, ठीक है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और इनके जो निर्णय आए ना, ये निर्णय 2 मई 2021 को आए। कितने तारीख को? 2 मई 2021 को। मोदी जी कह भी रहे थे ममता बनर्जी के लिए कि ओ दीदी 2 मई आई दीदी गई, 2 मई आई दीदी गई। यानी जो निर्णय आना था इनका, वो निर्णय आया था 2 मई 2021 को। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में सीएम बनी है ममता बनर्जी, और नंदीग्राम सीट से ये चुनाव लड़ी थी। और कहते हैं कि नंदीग्राम सीट से ये क्या हुई थी? चुनाव हार गई। कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, ये इनके पार्टी का नाम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 292 सीटों में से, जो विधानसभा की 292 सीट है, उस 292 सीटों में से
213 सीट पर क्या की है, जीत हासिल की। कितने सीटों पे, 213 सीटों पे। ये रहा पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जो सीएम बने एम के स्टालिन। कौन सीएम बने, एम के स्टालिन। और ये जो एम के स्टालिन है, इनकी पार्टी है डीएमके, यानी द्रविड़ मुनेत्र कंजगम, द्रविड़ मुनेत्र कंजगम। ठीक है, इन्होंने 234 सीट में से, विधानसभा के 234 सीट में से 133 सीट पर क्या किया, विजय हासिल किया। केरल में जो है वो सीएम बने पी विजयन। पी विजयन कौन बने, पी विजयन। 140 सीट है केरल में। ठीक है, असम में जो सीएम बने वो बने हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और पुडुचेरी में जो सीएम बने एन रंगास्वामी। कौन बने, एन रंगास्वामी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम आ रहे हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। ताप विद्युत संयंत्र, जो हमारे यहां विद्युत उत्पन्न किया जाता है वो ताप आधारित होता है। कौन सा आधारित होता है, ताप आधारित। ताप आधारित का मतलब कि हमारे यहां जो विद्युत उत्पन्न होगा वो कोयले के द्वारा आधारित होगा या पेट्रोलियम के द्वारा आधारित होगा। ठीक है, अब विद्युत जो उत्पादन किया जाता है, कहा जाता है कि कोयले को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है और पानी जो भाप बनता है उसी भाप के द्वारा उस भाप को टरबाइन को घुमाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग कराया जाता है। ये टरबाइन को घुमाने के लिए क्या किया जाता है, उस भाप का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे यहाँ जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है वो ताप पर आधारित है। अब इसमें एक राष्ट्रीय मिशन लाया गया और ये राष्ट्रीय मिशन क्या है, ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग। किसके प्रयोग के लिए लाया गया, बायोमास। बायोमास, ठीक है, बायोमास। अब बायोमास क्या होता है, कहा जा रहा है कि जैसे कि हम किस पे विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, कोयले पर उत्पादन कर रहे हैं या हम पेट्रोलियम पे उत्पादन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कोयले में ही या पेट्रोलियम में ही, जैसे हम धान की खेती करते हैं तो धान की खेती से या अन्य फसलों की कटाई के बाद जो से अवशेष प्राप्त होते हैं, धान का जो पौधा होता है, ठीक है, वो अवशेष के रूप में कार्य करता है। पूर्वोत्तर में इसे पुआल कहते हैं, पुआल। तो जो पुआल है, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, इसे बायोमास के रूप में उपयोग किया जाएगा। किसको, धान के खेत से या अन्य फसलों की कटाई के बाद जो प्राप्त हो रहे हैं अवशेष, उनको क्या किया जाएगा, बायोमास के रूप में प्रयोग किया जाएगा और उनको बॉयलर में डाल दिया जाएगा। बॉयलर में डालकर क्या किया जाएगा, प्राकृतिक गैस से या कोयले के साथ इनको मिक्स कर दिया जाएगा। और जब मिक्स किया जाएगा इसी को कहा जाएगा बायोमास को फायरिंग। इसको क्या नाम दिया जाएगा, बायोमास को फायरिंग। अब विद्युत मंत्रालय ने क्या किया है, ये जो राष्ट्रीय मिशन है किस पर, बायोमास पर, ताप विद्युत के लिए, इसको स्थापित किया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। अब देखिए, ताप संयंत्रों में बायोमास का प्रयोग करना है, इसके लिए स्थापित किया गया है। इसकी न्यूनतम अवधि रखी गई है 5 वर्ष और कहा जा रहा है कि इसके द्वारा जो प्रति वर्ष विद्युत उत्पादन किया जाएगा वो 45,000 मिलियन उत्पादन किया जाए। कितने हजार मिलियन यूनिट, 45,000 मिलियन यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अभी एक शब्द मैंने कहा बायोमास को फायरिंग। जो ये धान की खेती से, अन्य फसलों की खेती से जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, इन अवशेषों को क्या किया जाएगा, जो बॉयलर होते हैं उस बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस या कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ क्या किया जाएगा, मिक्स करने के बाद इनको जलाया जाएगा और जलाने को ही कहा जाता है को फायरिंग। क्या कहा जाता है, को फायरिंग। यानी हम कहें बायोमास को बॉयलर के अंदर प्राकृतिक गैस या कोयले के साथ मिश्रण करके मिलाकर उनको जलाना ही क्या कहलाता है, को फायरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, को फायरिंग। ठीक है, और इसे बायोमास का मिक्सचर किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बायोमास को फायरिंग। क्या कहेंगे, बायोमास को फायरिंग। अब क्या है बायोमास को फायरिंग, क्या आगे बात करते हैं। यूएनएफसीसीसी ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी माना है। तो किसको कार्बन रहित प्रौद्योगिकी माना है, तो बायोमास को फायरिंग को यूएनएफसीसी ने क्या माना है, कार्बन रहित प्रौद्योगिकी। क्या माना है, कार्बन रहित टेक्नोलॉजी, यानी कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी। अब देखिए, सूजल नल से पेयजल मिशन। ठीक है, सूजल नल से पेयजल मिशन, इसकी शुरुआत किसने की,
ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इसे पुरी से शुरुआत की, पुरी से। ओडिशा में पुरी है ना, ठीक है, यहां से इन्होंने क्या किया, सुजल नल से पेयजल मिशन की शुरुआत की। अब इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, जो घर हैं या शहर है, शहरों में हमें 24 घंटे स्वच्छ जल क्या करना है, आपूर्ति कराना है। कितने घंटे, 24 घंटे। और आपको बता दूं, ये जो सुजल नल पेयजल मिशन है, इसको पूरी तरह से या पूर्ण रूप से कार्य करने वाला जो शहर है वो है पुरी, पुरी, ठीक है ना, पुरी। पुरी भारत का ऐसा शहर है जो लोगों को 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध करा रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का वो पहला कौन सा शहर है जो लोगों को 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध करा रहा है, तो आप क्या बताएंगे, पुरी। क्या बताएंगे, पुरी, ठीक है। और किस योजना के तहत, सुजल नल से पेयजल मिशन के तहत, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा किससे, केंद्र सरकार से, कि आप एक काम करिए, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति पर क्या करिए, आप इस पर एक नीति बनाइए, राष्ट्रीय दुर्लभ जो रोग है। तो केंद्र सरकार को ये इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि ये जो आप नीति बनाएंगे, ये नीति 31 मार्च 2011 से पहले क्या करना है, बना देना है। केंद्र सरकार ने इस नीति को 30 मार्च 2011 में क्या किया, बना दिया। और ये जो बनाएगा, ये मंत्रालय के अंतर्गत बनेगा ना, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। अब कहा क्या जा रहा है कि जो इस राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति में इसको 3 समूहों में क्या किया गया, वर्गीकरण कर दिया गया, ठीक है। कितने समूह में, 3 समूह में। और कहा गया कि इसके जो 3 समूह है, पहला समूह है एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार मतलब रोग, ऐसे रोग जिनको एक बार मतलब उपचार की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, वैसे रोग। और इनके लिए सरकार क्या करेगी, 20 लाख की वित्तीय सहायता देगी। कितने लाख की, 20 लाख की। अब दूसरे में रखा गया आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार, कौन से, ऐसे रोग जिनको आजीवन क्या है, उपचार की आवश्यकता है। तीसरे में रखा गया ऐसे रोग जिनका तो निश्चित उपचार उपलब्ध है, ऐसे रोग जो रोग ऐसे हैं कि जिनका उपचार तो उपलब्ध है, लेकिन वो भी क्या है, निश्चित मात्रा में, लेकिन जो इसकी कॉस्टिंग है, लागत है, वो बहुत अधिक है। इसको 3 श्रेणियों में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें तो क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया, और ये मनाया गया पहली बार 2008 में। और कहा गया कि जो फरवरी का अंतिम दिन होगा, ठीक है, उस समय फरवरी का अंतिम दिन था 29 फरवरी, यानी 29 फरवरी 2008 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया। कहा गया कि हम क्या करेंगे, फरवरी के अंतिम दिन को हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाएंगे। इस बार जो मना है वो 28 फरवरी 2021 को मनाया गया है। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस है, यह 14वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 14वां, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, इंडिया एट रेट 75। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, ये मनेगी 2022 में। कब मनेगी, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि हम एक काम करते हैं, 75 जो वर्षगांठ होगा ये 2022 में होगा, इसके 75 सप्ताह पहले अगर हम देखें तो हमको मिल रहा है 12 मार्च 2021। इन्होंने साबरमती से, गुजरात के साबरमती से क्या किया, आजादी का अमृत महोत्सव उद्घाटित किया। कितने सप्ताह पहले, 75 सप्ताह पहले। कितने सप्ताह पहले, 75। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया 12 मार्च को ही, तो आपको पता है कि 1930 में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च प्रारंभ किए थे, ठीक है। उसी डांडी मार्च के उपलक्ष्य में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। कितने तारीख को, 12 मार्च 2021 को। कितने सप्ताह पहले, 75 सप्ताह पहले। किससे, 15 अगस्त 2022 से। और कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी 2022 में, 75वीं वर्षगांठ, ठीक है। और ये जो पहला आजादी का अमृत महोत्सव है, यह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। कब तक रहेगा, 15 अगस्त 2023 तक। देखो ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है ना, भारत के हर राज्य, जितने भी स्टेट है वहां पर, जितने भी स्टेट है, ठीक है, वहां पर इसको मनाया जाएगा स्टेट में। और जितने भी यूटी हैं वहां पर भी मनाया जाएगा। और साथ ही साथ विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं,
वहां पर भी इसको मनाया जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्यों मनाया जा रहा है। तो हमारे ऐसे हीरो हैं जो देश की आजादी में क्या किए, भूमिका निभाए, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसे हीरो जिन्होंने क्या किया, देश की आजादी में भूमिका निभाया, पर उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो उन्हीं के बारे में लोगों को बताने के लिए ये क्या किया गया, आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया। अब देखिए, इसको मनाने के लिए, साथ ही साथ इसको सुझाव देने के लिए मोदी जी की अध्यक्षता में 259 समिति की सदस्य का गठन किया गया। समिति सदस्य का गठन किया। कितने समिति? 259। ठीक है, 259। क्लियर? तो प्रश्न आएगा, आजादी का अमृत महोत्सव कहां से मनाया गया? आप क्या कहेंगे? साबरमती से। ठीक है, कब मनाया गया? ये 12 मार्च 2021 को। ठीक है, ये कितने सप्ताह पहले? 75 सप्ताह पहले। ठीक है, तो इस प्रकार के आके प्रश्न बनेंगे। अब देखिए क्या किया गया है। नेक्स्ट बात करें, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। देखिए, पहली बार कि सघन मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट कर दिया गया था 8 अक्टूबर 2017 को पहला। उसके बाद जब दूसरा स्टार्ट किया गया था मार्च 2019 को, और ये जो तीसरा है 14 फरवरी 2019 को, इसको स्टार्ट किया गया सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। कब? पहला कब? 2017, 19 और 21। ठीक है, ठीक है ना, 2 साल पे, 7 2 9 9 2 21। ठीक है, अब देखिए इसको स्टार्ट कौन किया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कहा जा रहा है कि इसमें क्या करना है, टीकाकरण करना है। ठीक है, जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है टीकाकरण करना। कहा गया है कि इसमें 2 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं ना 2 वर्ष की आयु तक के, उनको और सभी गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, 100% टीकाकरण करना है, 100%। ये लक्ष्य रखा गया है मिशन इंद्रधनुष का। तो अभी हाल ही में कौन सा मिशन चालू किया गया? मिशन इंद्रधनुष 3.0। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष 3.0। किसने चालू किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्लियर? अभी देखिए, अभी आपको पता है कि जो चमोली है उत्तराखंड में, ठीक है, चमोली उत्तराखंड में, यहां पे चमोली त्रासदी हुआ था। कहां पे? उत्तराखंड में। कहते हैं कि एक हैंगिंग ग्लेशियर था। हैंगिंग ग्लेशियर ये नंदा देवी पर था। नंदा देवी पर ये हैंगिंग ग्लेशियर क्या हुआ, ये टूट गया। जब टूटा तो धौली गंगा और ऋषि गंगा में क्या हो गई, बाढ़ आ गई, और बाढ़ की वजह से चमोली जिले में पूरा का पूरा त्रासदी मच गया। ठीक है ना? तो अभी दिया जाए, प्रश्न आएगा कि किस पर्वत पर क्या है, ग्लेशियर टूटा? नंदा देवी पर्वत। या नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे उत्तराखंड में। हैंगिंग ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए आगे बात करें, उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गांव है। कौन सा गांव है? माना गांव। ठीक है, यहां पर भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का क्या किया गया? उद्घाटित किया गया। हर्बल पार्क। हर्बल पार्क का मतलब ऐसे पार्क, ऐसे पौधे जो होंगे जो हमें क्या करें, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे इसमें तुलसी हो गया, अन्य चीजें हो गई, उसका क्या किया जाएगा, इसमें उगाया जाएगा। तो कहा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कौन सा है, कहां पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पर? चमोली जिले में। चमोली जिले के कहां पर? तो माना गांव में। कहां पर? माना गांव। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो माना गांव है, माना गांव, ठीक है, यह चीन की सीमा से लगा हुआ चमोली जिला का अंतिम गांव। कौन सा? माना गांव। अब देखिए आगे हम बात करें, ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं रतले पन बिजली परियोजना। देखिए, इसे रतले पन बिजली परियोजना को रन ऑफ द रिवर परियोजना भी कहा जाता है। रन ऑफ द रिवर, क्योंकि यह जो परियोजना है ये नदी पर निर्माणित स्थापित किया गया है। और किस नदी पर? ये चेनाब नदी पर स्थापित किया गया है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। कौन से जिले में? किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, रतले जो पन बिजली परियोजना है, इससे हमें ऊर्जा जो उत्पादित करना है 850 मेगावाट। ठीक है, तो कुछ जो है नदी, जम्मू कश्मीर में कुछ नदियों पर स्थित परियोजना को हम देख लेते हैं। कौन कौन सी है? क्वार पन बिजली परियोजना चेनाब नदी पर। ठीक है, किरथाई दूसरा परियोजना पन बिजली परियोजना, ये भी चेनाब नदी पर। सावलकोट पन बिजली परियोजना, ये भी चेनाब नदी पर है। उरी पन बिजली परियोजना झेलम नदी पर। दुलहस्ती पन बिजली परियोजना चेनाब नदी पर। ये आप याद कर लीजिए कि बार बार यहां से क्या होता है, प्रश्न आते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ
कनेक्टिविटी। ठीक है, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप जानते हैं कि क्या किया गया, सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित की गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी में। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी में जब इनकी मूर्ति स्थापित की गई है, किसकी, सरदार पटेल जी की, तो ये पटेल जी की मूर्ति जब स्थापित की गई 2018 में स्थापित की गई। कहां पर, 2018 में। कब, ये एक्चुअली इनका जो जन्मदिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 31 अक्टूबर को जब इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, किनका, सरदार पटेल जी का, तो इसी दिन क्या किया गया, 182 मीटर ऊंचाई की एक प्रतिमा स्थापित किया गया। कहां पर, गुजरात के साधु बेट द्वीप पर। ठीक है, गुजरात के साधु बेट द्वीप पर कौन सा, स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कौन किया था, तो इसके जो मूर्तिकार थे श्री राम बी सुतार। कौन थे, श्री राम बी सुतार। अब देखिए, अब यहां से जो प्रश्न बन रहा है कि 17 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने विभिन्न स्थानों से केवड़िया, ये केवड़िया में स्थित है, केवड़िया से जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियों को क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिया है। कितने रेलगाड़ियों को, 8 नई रेलगाड़ियों। कहां से जोड़ना है, सारी लाइन को लाके जोड़ना है केवड़िया तक। कहां तक जोड़ना है, केवड़िया तक। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन देखें, तो यहां पे दिया जा रहा है देश के पहले व्यावसायिक सी प्लेन, कौन सी प्लेन, सी प्लेन, यानी ऐसा प्लेन जो क्या हो, समुद्र में उड़ाया जा, की शुरुआत स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहां से, स्टैचू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट तक के मध्य किया गया है। कहां से कहां तक, सी प्लेन का, देश के पहले व्यावसायिक सी प्लेन का उद्घाटन का शुरुआत कहां से कहां तक की गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर, स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर साबरमती रिवर फ्रंट तक। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे देखें, युवा पीएम योजना, इसकी शुरुआत जो की गई है ये 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। इसमें कहा गया कि जो 30 वर्ष से कम उम्र के लेखक है ना, कितने वर्ष से कम उम्र के, 30 वर्ष से कम उम्र के लेखक। ठीक है, कितने वर्ष से कम के लेखक, 30 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक है उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। किसके तहत, युवा पीएम योजना के तहत। ठीक है, किसने जारी किया है इसे, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अब यह भी जो है युवा पीएम योजना किसका अंग है, यह आजादी के अमृत महोत्सव का क्या है, अंग है। युवा का जो अर्थ होता है यंग, अपकमिंग, ठीक है, वर्सेटाइल, ऑथर, यंग, अपकमिंग, वर्सेटाइल, ऑथर। अब देखिए, अब बात करें सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अब देखिए, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, ठीक है, पशु युद्ध स्मारक, इसको मेरठ में स्थापित किया गया है, यूपी के मेरठ में। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ऐसे पशु जो कारगिल युद्ध के समय, ठीक है, देश की आजादी में भाग लिए थे, उन्हीं के लिए क्या किया गया है, युद्ध स्मारक, पशु स्मारक का निर्माण किया जा रहा है मेरठ में। कहां पे किया गया, मेरठ में। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। धन्यवाद।